हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम इक्विलिब्रियम कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। मींस कोई भी सिस्टम हमारे पास इक्विलिब्रियम में कब होगा, उसके लिए कौन कौन सी सिचुएशन होंगी या कौन कौन सी कंडीशन होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। कंसीडर थ्री बेसिक सिचुएशन। तो हमारे पास तीन बेसिक सिचुएशन है। जो फर्स्ट वन है वो थर्मल इक्विलिब्रियम है, सेकंड वन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और जो थर्ड वन है वो क्या है, कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम या फिर हम इसको पार्टिकल इक्विलिब्रियम के नाम से भी जानते हैं। तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, मान लिया हमारे पास कोई भी दो सिस्टम है, ये सिस्टम 1 है, ये सिस्टम 2 है। अगर इन दोनों सिस्टम का टेम्परेचर सेम है तो हम बोलेंगे ये सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, दोनों सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है। उसके बाद मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अब इन सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल है उन पार्टिकल के ऊपर लगने वाला जो टोटल फोर्स है अगर वो जीरो हो तो हम बोल देंगे ये दोनों सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। उसके बाद जो थर्ड वन है पार्टिकल इक्विलिब्रियम या फिर कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे पार्टिकल एक ऐसी स्टेट में होता है जहां पे पार्टिकल ट्रांसलेट भी नहीं करता और पार्टिकल रोटेट भी नहीं करता। अगर सिंपल वर्ड में बोलना चाहे तो ये बोल सकते हैं पार्टिकल इक्विलिब्रियम में जो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जो हमारे पास पार्टिकल है उनके ऊपर टोटल लगने वाला फोर्स और टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। तो ये तीनों चीजें हम कोई भी दो सिस्टम लेके चलेंगे और दोनों सिस्टम में देखेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम कब होगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कब होगा और पार्टिकल या कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कब होगा। उसके बाद जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है उनको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से या एक्सटेंसिव क्वांटिटी से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो दे विल डिफाइन द बेसिक ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, नॉट एक्सटेंसिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टी से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, ये वो प्रॉपर्टी होती है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड ना करें उसको हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये कौन कौन सी होती है हमारे पास, टेम्परेचर, प्रेशर एंड केमिकल पोटेंशियल। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट द एंट्रोपी। एंट्रोपी को हमने यहां से रो से लिखा है, द एंट्रोपी हैज मैक्सिमम वैल्यू When a closed system is equilibrium state, means हमारे पास कोई भी सिस्टम जब इक्विलिब्रियम के अंदर होगा तो उसकी जो एंट्रोपी है वो मैक्सिमम होगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, फॉर ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम द एंट्रोपी डिपेंड अपॉन दिस फैक्टर। अगर कोई सिस्टम हमारे पास इक्विलिब्रियम में है उसकी एंट्रोपी तो मैक्सिमम होगी ही होगी। अब एंट्रोपी कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी, तो बेसिकली तीन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी। एक तो उस सिस्टम का जो एनर्जी है उस एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगी। हमने ये दो सिस्टम लिए थे, यहाँ पे तो इस सिस्टम का एनर्जी बोल दिया हमने E1 है और इस सिस्टम का एनर्जी बोल दिया हमने E2 है। तो इस कंप्लीट सिस्टम का एनर्जी कितना होगा, सिस्टम 1 और 2 का, ये हो जाएगा हमारे पास E1 प्लस E2। तो एक तो एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगी, एनर्जी ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करेगा। सेकंड, उन सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं उस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। और जो थर्ड वन फैक्टर है वो क्या है, एक्सटर्नल वेरिएबल। एक्सटर्नल वेरिएबल हमने लिया है एक्स। एक्सटर्नल वेरिएबल का मतलब क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम हो सकता है, स्ट्रेन हो सकता है या फिर मैग्नेटाइजेशन हो सकता है। तो बेसिकली एंट्रोपी इन तीनों चीजों के ऊपर डिपेंड करेगी। फर्स्ट वन में देखा हमने एनर्जी के ऊपर, उन सिस्टम का जो एनर्जी है। सेकंड, उन सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगी। जो थर्ड वन है वो किसी एक्सटर्नल वेरिएबल, वॉल्यूम भी हो सकता है, स्ट्रेन भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो एंट्रोपी है वो फंक्शन है हमारे पास किसका, एनर्जी का, नंबर ऑफ पार्टिकल का और कोई भी एक्सटर्नल वेरिएबल। एक्सटर्नल वेरिएबल हम यहाँ पे वॉल्यूम लेके चलेंगे, वॉल्यूम के केस में हम इसको सोल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नाउ वी शैल फाइंड द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन ए सिस्टम ऑफ टू इंटरकनेक्टेड सब सिस्टम। अब हमने यहाँ पे दो सिस्टम लिए हैं, ये एक सिस्टम 1 लिया है और ये सिस्टम 2 है। और बाहर से जो इसके चारों ओर ये जो वाल लगा रखी है, जो डॉटेड है या लाइनिंग कर रखी है, ये वाल इंसुलेटिंग है। इंसुलेटिंग का मतलब बाहर की एनर्जी सिस्टम 1 के अंदर नहीं जाएगी, सिस्टम 1 की एनर्जी बाहर नहीं जाएगी। सेम एज इट इज सिस्टम 2 की एनर्जी बाहर नहीं जाएगी और बाहर की एनर्जी सिस्टम 2 के अंदर नहीं आएगी। और बीच में हमने क्या लिया है, इनके बीच में एक बैरियर लिया है। इनिशियली ये बैरियर हम कैसा लेके चल रहे हैं, बैरियर इंसुलेटिंग है, रिजिड है, नॉन परमिएबल है। नॉन परमिएबल का मतलब सिस्टम 1 के पार्टिकल 2 के अंदर नहीं जा सकते, सिस्टम 2 के पार्टिकल 1 के अंदर नहीं आ सकते, मींस पार्टिकल का एक्सचेंज नहीं होगा। दूसरा, इंसुलेटिंग लिया है, जो बीच का जो बैरियर है वो हमने इंसुलेटिंग लिया है। इंसुलेटिंग का मतलब सिस्टम 1 की एनर्जी 2 में नहीं जाएगी, 2 की एनर्जी 1 के अंदर नहीं आएगी और जो बीच की वॉल है वो कैसी है, रिजिड है। तो इस पॉइंट में क्या बता रखा है, नाउ वी शैल फाइंड द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखेंगे जब हमारे पास दो सिस्टम इंटरकनेक्टेड हैं। अब सिस्टम 1 है और सिस्टम 2 है, ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। बाहर से जो वॉल है, जो बाउंड्री है वो इंसुलेटिंग है और बीच का जो बैरियर है, जो ये बीच में है, ये हमने बैरियर ले रखा है। तो कंसीडर दैट इनिशियली
द सब सिस्टम्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। इनिशियली जो सिस्टम 1 और सिस्टम 2 है हमारे पास बिल्कुल अलग है, सेपरेट है। सिस्टम 1 को सिस्टम 2 से कोई लेना देना नहीं है। तो बीच में जो वॉल है वो कैसी है, रिजिड है, इंसुलेटिंग है और नॉन परमिएबल है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं तीनों का मतलब। और अब इन सिस्टम की अगर एनर्जी की बात करें तो इस सिस्टम का एनर्जी बोल दिया हमने E1, इस सिस्टम का एनर्जी बोल दिया E2। अब टोटल एनर्जी कितना होगा इन सिस्टम का, टोटल एनर्जी हो जाएगा हमारे पास E1 प्लस E2। अब बाहर हमने जो वॉल ली है वो कैसी ली है, इंसुलेटेड ली है। मीन्स बाहर की एनर्जी अंदर नहीं आ सकती और अंदर की एनर्जी बाहर नहीं आ सकती। मतलब इस टोटल सिस्टम का जो एनर्जी है वो कितना है, कांस्टेंट है। तो यहां पे टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। तो टोटल एनर्जी सिस्टम का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि बाहर जो वॉल है वो कैसी इंसुलेटिंग है, तो हीट का और एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा। अब एनर्जी हमारे पास कांस्टेंट है, जब हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव करें तो क्या आ जाएगा, DE इक्वल टू DE1 प्लस DE2 और ये इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमारे पास 0 आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं जो फर्स्ट सिचुएशन देखी थी हमने, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए अंदर हमारे पास क्या क्या कंडीशन होंगी। तो थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर कंडीशन ये होगी, इनिशियली हम ये सिस्टम कैसा लेके चले थे, बीच की जो वॉल थी वो इंसुलेटिंग थी। अब हम ये जो बीच की वॉल लेके चलेंगे वो कंडक्टिंग होगी। कंडक्टिंग होने का मतलब क्या है, सिस्टम 1 का जो एनर्जी है वो सिस्टम 2 के अंदर जा सकता है, 2 का एनर्जी 1 के अंदर जा सकता है। मीन्स इनके बीच में टेम्परेचर का एक्सचेंज हो सकता है। सिस्टम 1 का टेम्परेचर 2 के अंदर जा सकता है, 2 का 1 के अंदर जा सकता है। लाइक हम मान लिया हमारे पास इसका टेम्परेचर 100 केल्विन है और इसका टेम्परेचर 50 केल्विन है। तो हमें पता है जो हीट है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर मूव करती है। जब तक ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं आ जाएंगे, जब तक इन दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं होगा, तब तक हीट का एक्सचेंज होता रहेगा। तो यही सब पढ़ेंगे हम थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर। तो द कंडीशन अंडर विच two substance or two system in physical contact with each other exchange no heat energy। तो यहां पे थर्मल इक्विलिब्रियम बताया है क्या है, ऐसी स्टेट जहां पे एनर्जी का कोई भी एक्सचेंज ना हो उसको हम थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। या फिर हम दूसरी लैंग्वेज अदर वर्ड्स में बोलना चाहें तो ये बोल सकते हैं, टू सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम आर सेड टू बी सेम टेम्परेचर। अगर दोनों सिस्टम का टेम्परेचर सेम हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो हमने यहाँ पे ये सिस्टम लिया, बीच बाहर की जो वॉल है वो अब भी इंसुलेटिंग है। अब जो बीच का जो बैरियर है वो हमने कैसा ले लिया, कंडक्टिंग बैरियर ले लिया, थर्मली कंडक्टिंग बैरियर। मींस सिस्टम 1 का टेम्परेचर 2 के अंदर जा सकता है, 2 का 1 के अंदर जा सकता है। कब तक एक्सचेंज होता रहेगा, जब तक दोनों सिस्टम का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। तो सपोज द बैरियर बिकम थर्मली कंडक्टिंग। जो बीच का जो बैरियर लिया है हमने ये थर्मली कंडक्टिंग है। और इस सिस्टम 1 का जो एंट्रोपी है वो हमने मान लिया ρ1 और सिस्टम 2 का जो एंट्रोपी है वो हमने मान लिया ρ2। अब टोटल एंट्रोपी क्या होगा दोनों सिस्टम का, रो इज इक्वल टू, रो क्या है टोटल एंट्रोपी, ρ1 प्लस ρ2। अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल क्या एंट्रोपी आ जाएगा। अब अगर हम इसका डेरिवेटिव कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी रो इक्वल टू ρ1 प्लस ρ2, डी ρ1 और डी ρ2 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो हमने यहां पे इसका डेरिवेटिव किया है। और थर्मल इक्विलिब्रियम की अगर बात करूं तो इस केस के अंदर हमारे पास जो एंट्रोपी है वो एंट्रोपी किसका फंक्शन है, वो एनर्जी का फंक्शन है। क्यों, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर, तो हम बोल सकते हैं जो एंट्रोपी है वो यहाँ पे एनर्जी का फंक्शन है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया जो एंट्रोपी है वो किसका फंक्शन है, वो एनर्जी का फंक्शन है। और सिस्टम 1 की एनर्जी कितना है, E1, सिस्टम 2 की एनर्जी कितना है, E2। अब यहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पहले तो रो का E के रिस्पेक्ट में और फिर E का अलग से। तो पहले तो हमने इसका डेरिवेटिव किया करली रो बाय करली E1 और साथ में फिर E1 का कंप्लीट किया, डेरिवेटिव किया। उसके बाद रो का E2 के रिस्पेक्ट में और फिर E2 का हमने डेरिवेटिव किया इक्वल टू 0। ये एक बार हम बता देते हैं कैसे किया। तो लाइक हमारे पास ये एक F सिस्टम है और F के जो वेरिएबल्स हैं या फिर F फंक्शन है x y z का, तो इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो करली F बाय करली x और फिर x का कंप्लीट dx प्लस करली F। आइलर थ्योरम में भी शायद हम ऐसा ही करते हैं, आइलर थ्योरम का ही यूज करें हम, करली y और dy प्लस अब F का z के रिस्पेक्ट में करली F बाय करली z और dz। सेम एज इट इज हमने यहां पे भी किया है। अब इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। तो टोटल एनर्जी सिस्टम का कितना है, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। और ये क्या है, दोनों सिस्टम का एनर्जी कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट का हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। मींस ये हमारे पास 0 के इक्वल होगी। अब ये जो है DE1
प्लस DE2 इक्वल टू 0। अब मैं DE2 को उस तरफ लेके जाऊं तो क्या जाएगा हमारे पास DE1 इक्वल टू माइनस DE2, और DE2 की वैल्यू मैं क्या रख सकता हूं माइनस DE1। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर मैं DE2 की जगह DE1 पुट कर दूंगा तो यहां पे DE1 आ जाएगा हमारे पास DE1। अब DE1 माइनस का था तो ये साइन किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। DE1 हमने कॉमन निकाल लिया, DE1 हमने यहां पे कॉमन निकाल लिया, करली रो बाय करली E1 एज इट इज माइनस करली रो 2 बाय करली E2, और DE हमने कॉमन निकाल लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, अब हमारे पास जो DE1 है ये इसकी जो वैल्यू है वो आर्बिट्रेरी है, मींस DE1 हमारे पास 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास 0 के इक्वल होगी। ठीक है, तो DE1 हमने 0 के इक्वल नहीं लिया क्योंकि इसकी जो वैल्यू हो वो आर्बिट्रेरी होगी या वेरिएबल होगी, तो ये वाली टर्म 0 के इक्वल हो जाएगी जो ब्रैकेट के अंदर है। अब इसके इक्वल टू अगर हम 0 लिखेंगे तो इक्वल टू के साइन से जब उस तरफ लेके जाएंगे तो ये टर्म किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो करली रो 1 बाय करली E1 इक्वल टू करली रो 2 बाय करली E2। अब हमारे पास करली रो बाय करली E किसके बराबर होता है, 1 बाय थीटा। ये वाली टर्म आपको याद रखनी पड़ेगी एग्जाम में। और थीटा क्या है यहाँ पे, स्टैटिस्टिकल टेम्परेचर, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, करली सिग्मा 1 बाय करली सिग्मा 2, सॉरी E1 किसके बराबर है, 1 बाय थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 बाय थीटा, थीटा 1 बोल देते हैं हम यहाँ पे इसको, और ये हो जाएगा 1 बाय थीटा 2। ठीक है, और थीटा 1 और थीटा 2 क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम के केस के अंदर ये बराबर हो जाएंगे। और थर्मल थीटा क्या है यहाँ पे, स्टैटिस्टिकल टेम्परेचर। तो ये था हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की। अब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, लेट द बैरियर बी रिप्लेस बाय ए कंडक्टिंग पिस्टन विच इज फ्री टू मूव। अब हमने यहाँ पे ये जो दो सिस्टम लिए थे, ये हमारे पास दो सिस्टम थे, ये सिस्टम 1 था, ये सिस्टम 2 था। बाहर से हमने कंडक्टिंग इंसुलेटिंग वॉल ले रखी थी, और अब हमने यहाँ पे क्या लिया, बीच का जो बैरियर है वो हमने कैसा ले लिया, कंडक्टिंग पिस्टन। मींस ये मूव कर सकता है अपने अकॉर्डिंग, और ये कब तक मूव करता रहेगा, तब तक ये बैलेंस के अंदर, बैलेंस में नहीं आ जाता। जब तक दोनों की तरफ से इक्वल फोर्स लगेगा तब तक ये बैलेंस करता रहेगा। तो ये बैलेंस कंडीशन में आके बीच में रुक जाएगा। मींस जब इस तरफ से भी नेट फोर्स लगना 0 हो जाएगा, मींस टोटल फोर्स लगना इसके ऊपर 0 हो जाएगा ना, तब ये पिस्टन इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएगा। और ये एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, वो क्या है हमारे पास, V लेके चलेंगे। तो यहां पे हम बोलेंगे जो एंट्रोपी है वो फंक्शन है हमारे पास किसका, V का और E का। V क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम लेके चल रहे हैं हम। तो फिर से हम अगर इसका डेरिवेटिव कर दे तो क्या आ जाएगा, D सिग्मा 1, और इसके सिग्मा की टोटल एंट्रोपी क्या क्या लिख सकते हैं हम, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 1 और सिग्मा 2, और डेरिवेटिव करेंगे तो D सिग्मा 1 और D सिग्मा 2। अब ये किसका फंक्शन है, V का और E का। मींस इस सिस्टम का वॉल्यूम V1 और इस सिस्टम का वॉल्यूम V2, इसका एनर्जी E1 और इसका एनर्जी E2। अब जो D सिग्मा 1 है वो वो किस पे डिपेंड करेगा, V1 और E1 पे, सेम एज की D सिग्मा 2 इसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर से इसका हम आइलर थ्योरम लगा के इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, करली सिग्मा 1 का V के रिस्पेक्ट में, और फिर V का, फिर हम करेंगे E का, और फिर हम इसका करेंगे। तो हमने जो V वाली टर्म है, V1 और V2 को हमने एक तरफ लिख लिया, और जो एनर्जी की टर्म है उसको हमने एक तरफ लिख लिया। मींस इसको हम सोल्व करके बता देते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, D सिग्मा 1 जो फंक्शन है किसका, V1 का और E1 का, और प्लस में D सिग्मा 2 फंक्शन है हमारे पास V2 का और E2 का। अब इसका डेरिवेटिव करें हम तो क्या आ जाएगा, करली सिग्मा 1 बाय करली V1 और dV1 प्लस करली सिग्मा 1 करली E1 और dE1, ये ब्रैकेट में प्लस इसका करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास करली सिग्मा 2 बाय करली V2 और dV2 प्लस करली सिग्मा 2 बाय करली E2 और dE2। अब जो VV वाली टर्म है उसको हम एक तरफ लिख लेंगे। VV वाली टर्म को एक तरफ लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, करली सिग्मा 1 बाय करली V1 इंटू dV1 प्लस करली सिग्मा 2 करली V2 और dV2। तो V1 वाली टर्म हमने एक तरफ लिख ली, और जो एनर्जी वाली टर्म है वो हमने एक तरफ लिख ली। यहाँ पे भी हमने यही किया है, V1 वाली टर्म एक तरफ और V2 वाली एनर्जी वाली टर्म एक तरफ। अब जो ये एनर्जी वाली टर्म है ये हमारे पास 0 होगी। ये हम ऑलरेडी
थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर देख चुके हैं। हमने यहाँ पे बताया था ये टर्म किसकी इक्वल आ रही है, हमारे पास जीरो की इक्वल आ रही है। तो ये जो एनर्जी वाली टर्म है इसको हम जीरो लिख देंगे, क्योंकि टोटल सिस्टम का जो एनर्जी है वो क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास जीरो आएगा, तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। अब ये जो टर्म है ये हमने यहाँ पे एज इट इज लिख ली। सो इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, अब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, यहाँ पे ये टर्म हमने यहाँ पे एज इट इज लिखा। अब इन दोनों सिस्टम का अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, इसका वॉल्यूम कितना है, V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है, टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूं तो क्या आ जाएगा, dV इज इक्वल टू dV1 प्लस dV2। अब वॉल्यूम क्या है, दोनों का कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, हमारे पास जीरो हो जाएगा। एक सेकेंड, तो हमने ये वाली टर्म यहाँ पे एज इट इज ये वाली टर्म लिख दी, जो बची हुई टर्म है वो हमने यहाँ पे लिखी। अब टोटल वॉल्यूम क्या है, V1 प्लस V2, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये वाली जो टर्म है वो जीरो के इक्वल है। अब dV2 को मैं उस तरफ लेके जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, dV1 इक्वल टू dV2 माइनस में, और dV2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस dV1 लिख सकता हूँ। तो ये जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन नंबर स्टार कौन सी है हमारे पास, ये वाली जो इक्वेशन है यहाँ पे dV2 की जगह मैं क्या पुट करूंगा, माइनस dV1। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, dV1 इसमें भी कॉमन है और इसमें भी है, दोनों में dV1 है तो हम बाहर निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा, करली सिग्मा 1 बाय करली V1 माइनस करली सिग्मा 2 बाय करली V2। तो ये वाली टर्म हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी dV1 कॉमन निकालने के बाद। तो ये हमने यहाँ पे कॉमन निकाल के लिख दिया। अब इन दोनों टर्म में से हमारे पास ये जीरो की इक्वल है, तो dV1 तो जीरो की इक्वल हो नहीं सकता, क्योंकि ये आर्बिट्रेरी वेरिएशन है। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली जो टर्म है वो जीरो की इक्वल होगी। तो जब ये ब्रैकेट के अंदर वाली जीरो की इक्वल होगी तो ये लिख देते हैं हम, करली V1 बाय करली V1, सॉरी सिग्मा 1 था ऊपर, और करली सिग्मा 2 बाय करली V2 इक्वल टू जीरो। जब मैं इस टर्म को इक्वल को 2 के साइड से उस तरफ लेके जाऊंगा तो ये वाली आ जाएगी अब हमारे पास। अब करली सिग्मा 1, सॉरी करली रो 1 नॉट सिग्मा, बार बार शायद सिग्मा ही बोला है, ये रो बोला, सॉरी माय मिस्टेक, सिग्मा ही बोलेंगे हम इसको, रो ये होता है। तो करली सिग्मा 1 बाय करली V1, और करली सिग्मा बाय करली V हमारे पास होता है पाई बाय थीटा। ये वाली टर्म आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इस टर्म की जगह हमने ये लिखा। अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, पाई 1 बाय थीटा 1 इक्वल टू, इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, पाई 2 बाय थीटा 2। तो ये वाली जो टर्म है वो आपको लास्ट में यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। ये था हमारे पास सेकंड जो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम था। उसके बाद अगर हम थर्ड सिस्टम की बात करें, पार्टिकल इक्विलिब्रियम या फिर कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम, यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे, इफ द बैरियर इज रिजिड बट कंडक्टिंग एंड परमिएबल, मीन्स हमारे पास ये जो दो सिस्टम थे, बीच की जो बैरियर है, अब बैरियर कैसी रिजिड तो रहेगी, पर अब हम कंडक्टिंग लेके चलेंगे और परमिएबल लेके चलेंगे, मीन्स यहाँ के पार्टिकल यहाँ जा सकते हैं और यहाँ के पार्टिकल यहाँ भी जा सकते हैं। तो इफ द बैरियर इज रिजिड बट कंडक्टिंग होगी तो टेम्परेचर का एक्सचेंज होगा, दूसरा परमिएबल होगी तो पार्टिकल भी एक्सचेंज करेंगे। तो देन द पार्टिकल एंड द एनर्जी कैन एक्सचेंज, और पार्टिकल और एनर्जी यहाँ पे एक्सचेंज करेंगे जब हमारे पास वॉल परमिएबल और कंडक्टिंग होगी तब। तो जो सिग्मा है वो किसका फंक्शन हो जाएगा, एन का और वी का, यहाँ पे सॉरी एन का और ई का, नंबर ऑफ पार्टिकल और एनर्जी का फंक्शन हो जाएगा। फिर से हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, एक बार एन के रिस्पेक्ट में, फिर वी के रिस्पेक्ट में। एन वाली टर्म हमने एक तरफ लिख ली, वी वाली एनर्जी वाली टर्म हमने यहाँ पे एक तरफ लिख ली। ये वाली जो टर्म है फिर से क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि हमने थर्मल इक्विलिब्रियम में इसको जीरो निकाला है। तो ये वाली टर्म आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। ये वाली टर्म हमने यहाँ पे जीरो लिखी, ये वाली टर्म हमने यहाँ पे एज इट इज यहाँ पे उतार दी। अब सिस्टम के अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल की अगर मैं बात करूं तो क्या है, कांस्टेंट है। ये हमारे पास जो सिस्टम है इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल N1 थे, इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल N2 थे। बाहर से तो कोई पार्टिकल आ नहीं रहा, तो दोनों सिस्टम के जो पार्टिकल हैं वो कांस्टेंट हैं। तो हम लिख सकते हैं जो N है वो क्या है, N1 प्लस N2। अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूं तो डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव जीरो आएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं dN1 इक्वल टू dN2 माइनस में। अब dN2 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस dN1। तो यहाँ पे जो dN2 है, ये जो dN2 है, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, dN1। अब dN1 इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी, दोनों में से कॉमन निकाल लो। कॉमन निकालने के बाद हमारे पास जो टर्म आएगी वो ये वाली टर्म आ जाएगी। अब फिर से वही, इन टर्म में से एक टर्म जीरो होगी। अब ये वाली टर्म तो जीरो हो नहीं सकती क्योंकि इसका आर्बिट्रेरी वेरिएशन है, तो ये dN नॉट इक्वल टू जीरो, ये वाली टर्म जीरो की इक्वल हो जाएगी। अब इसको इक्वल टू के साइड से उस तरफ लेके जाऊंगा तो ये आ जाएगा। अब
सिग्मा बाय एन क्या होता है हमारे पास, म्यू बाय थीटा। अब म्यू क्या है यहाँ पे, केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल हम ऑलरेडी बता चुके हैं, एटम और मॉलिक्यूल्स के जो काम करने की जो कैपेबिलिटी होती है उसको हम केमिकल पोटेंशियल बोलते हैं। तो यहाँ पे हम सिग्मा 1 बाय n1 की जगह क्या लिख सकते हैं, म्यू 1 बाय थीटा 1, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, म्यू 2 बाय थीटा 2। ठीक है, और यहाँ पे थीटा 1 और थीटा 2 क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। थीटा क्या है यहाँ पे, फिर से स्टैटिस्टिकल टेम्परेचर है। तो ये थे हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया, और ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम ये 8 मार्क्स के अंदर पूछा गया था। तो थैंक यू।